हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में भी हम लोग पिछले क्लास की तरह निलपोटेंट ग्रुप और उससे संबंधित क्वेश्चंस, थ्योरम्स, एग्जाम्पल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि अगर जी जो है इस थ्योरम है ना, जी निलपोटेंट है तो उसका सब ग्रुप भी निलपोटेंट होगा और उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी निलपोटेंट होगा। मतलब इस थ्योरम में कितने हिस्से हैं? दो थ्योरम बनाया जा सकता है। एक थ्योरम होगा आपका सब ग्रुप के लिए, अगर जी निलपोटेंट है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा? निलपोटेंट होगा। दूसरा हिस्सा क्या होगा? उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी निलपोटेंट होगा। मतलब थ्योरम को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। टू प्रूव एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज निलपोटेंट, ये हमारा पहला पार्ट होगा। उसके पहले हम बोल देते हैं कि जी निलपोटेंट है, इसलिए जो है क्या होगा? जेड एम जी इक्वल टू जी होगा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रुप इस प्रकार से हमें मिलेगा कि एक ऐसा इंटीजर हम इस्तेमाल कर पाएंगे एम, और उस वो जो है किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। तो ये जो है क्या कहलाता है? एक कंडीशन है, बोल सकते हो। कोई ग्रुप निलपोटेंट होता है यदि हम जो है इस प्रकार से उसके सेंटर का सीरीज बनाते हैं और सीरीज में इस प्रकार से जेड एम इक्वल टू जी हो जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके थे। और जो हम अपर सेंटर सीरीज बनाते थे वो अपर सेंटर सीरीज अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो है मान के चलेंगे कि इससे भी छोटे और क्या है, कुछ सेंटर्स हैं जो कि पीछे की ओर देखेंगे तो इसके सब ग्रुप के रूप में मिलता चला जाएगा। अंत में ये मिलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? जी बी निलपोटेंट ग्रुप ऑफ क्लास एम, मतलब एम इंटीजर पर ऐसा m1 नंबर का कुछ ऐसा सेंटर होगा जो कि जी के बराबर होगा। ये फर्स्ट हो गया। तो पहला पार्ट में हम प्रूव करने वाले हैं, उसमें सब ग्रुप निलपोटेंट है। तो हमने लिख दिया है टू प्रूव एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज निलपोटेंट। ठीक है, अच्छा। अब देखिए ध्यान से इसको प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ। ये क्या है, आज का जो क्लास हो रहा है वो क्लास पहले हो चुका था और किसी कारण से हमारा वीडियो जो है शूट नहीं हो पाया, है ना। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में आए थे वो देख के समझ गए होंगे, है ना। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन में पढ़ेंगे उनके लिए तो ये पहली बार देखने को मिलेगा। हमने इसका क्लास लिया था लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा मैं स्पीड में चीज़ों को करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते रहते हैं तो वहां पर कोई प्रेशर नहीं होता है। अब जब कोई स्टूडेंट ना हो तो ऑनलाइन क्लास में ऐसा लगता है जैसे अपन एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो रहता है मन में, चेहरे में अलग से क्या कहा जाए, वो भाव नहीं दिखाई देता। ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना। जी क्या है? सब ग्रुप है ग्रुप जी का। वी हैव टू शो दिस सब ग्रुप जी इज आल्सो अ निलपोटेंट ग्रुप। ओके, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था, हो सकता है कि शब्दों में हेर फेर होगा, और सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं जो ऑफलाइन क्लास में आए थे वो भी ऑनलाइन क्लास को देखा करो, समझा करो, क्योंकि मैं जो है कई बार चीज़ों को बदलता रहता हूं, चीज़ों को समझाने का अलग अलग तरीका जो है अपनाता रहता हूं। तो हमने यहाँ बोल दिया कि सब ग्रुप है, उसको हम निलपोटेंट दिखाएंगे। सबसे पहले हमने माना हुआ है, उसको ध्यान से देखो। एक एलिमेंट है x, और x कहाँ पे लिया गया है? h इंटरसेक्शन zg पर लिया गया है। ऐसा कोई एलिमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल 100% x ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके पास है, इसके पास भी होगा, और वो फ्यूचर में कम्यूट कर सकता है। क्यों कर सकता है? कोई पूछे तो क्या बताना है? देखिए भाई, इसके लिए मुझे सेंटर बनाना है तो उसका अंदर में एलिमेंट तो होना ही चाहिए। इसके पास जो है जो एलिमेंट है वो जो है सेंटर के रूप में, छोटे सब ग्रुप के सेंटर ग्रुप में भी आ सकते हैं। तो आसानी से x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन zg लिख सकते हैं। जब मैंने यहाँ ऑफलाइन क्लास लिया था, थोड़ा सा लिखने का तरीका को थोड़ा अलग बताया था, ऊपर में थोड़ा थ्योरी लिख के इन चीजों को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने ऐसे लिखना अभी पसंद किया है। तो ये जो है आप अच्छे से देखिएगा। इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, सिंस x जो है क्योंकि इंटरसेक्शन में है, मतलब h के पास भी है और इस सेंटर के पास भी है। x इज एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ g, zg, मतलब zg में कोई एलिमेंट होगा, इसका ये मतलब होगा कि x कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ g, क्योंकि सेंटर का एलिमेंट है, मतलब क्या होगा? सेंटर में आपका डेफिनेशन याद होगा बच्चों, सेंटर में हम लिखते कैसे से? zg इक्वल टू a, और a एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि x एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। और x एलिमेंट क्या होता था? कितने भी ले लो आप g का, मतलब हर एलिमेंट ले सकते हो। ये डेफिनेशन होता था किसका? सेंटर का। तो वही बात यहां पर शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, डेफिनेशन से सीधा सीधा भी बता सकते हो।
तो चीजें छोटी या बड़ी जो है आराम से हो सकता है, थ्योरी कितना लिखते हो, कितना चीजों को छोड़ते हो, उससे चीजें छोटी या बड़ी होती है। हर मैथ्स के स्टूडेंट को पता होगा कि भैया x जो है कॉम्यूट करने वाला है g के हर एक एलिमेंट से, यही डिफरेंशन था। और एज आप जानते हो h इज सबसेट ऑफ g, सब ग्रुप है मतलब सबसेट होगा, तो x जो होगा h जो है वो x को रखता है, तो x फिर से क्या करेगा, कॉम्यूट एवरी एलिमेंट ऑफ h। क्यों भाई, आप जानते हो कि g के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर सकता है, यहां पे लिखा है हम लोगों ने, तो उसका सबसेट है, उसी के अंदर से आया हुआ h, तो उसके साथ भी क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। मतलब जब मैं फ्यूचर में सेंटर बनाऊंगा h को लेकर, जिसका नाम क्या होगा, ZH होगा, तो ZH में भी क्या होगा, वो x एलिमेंट सेंटर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू ZH। अब ध्यान से देखना, x को आप यहां पे लेके चल रहे थे और यहां पहुंचा, आपको पता होगा कोई एलिमेंट x सेट A पे आता है और आप किसी माध्यम से गणितीय जो क्या बोला जाए उसको, गणितीय तर्क के माध्यम से इसी x को कहां पर लेके चले जाओ, B पर लेके चले जाओ, तो ये A का हर एक एलिमेंट B का ही एलिमेंट है, इसी को हम लिखते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। तो तुम देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर x जो एलिमेंट है यहां से शुरुआत हुआ था और कहां पहुंच गया, यहां पर चला गया। तो हर एक एलिमेंट जो है आपका जो H इंटरसेक्शन ZG का था वो किसका एलिमेंट है भाई, ZH का होगा। तो क्या मैं ZH को सुपरसेट बोल पाऊंगा, H इंटरसेक्शन ZG सबसेट होगा ZH का। बहुत ही सिंपल थ्योरी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जिस बार हमने x को जिस सेंटर पे लिया था उसको हमने ZG कहा था, तो क्या हम Z1G कह सकते हैं, अलग अलग सेंटर होंगे। मान लो तो पहला सेंटर अगर Z1G रहा होगा तो उस दौरान मैं क्या करूंगा, मेरा H का पहला जो सेंटर होगा उसका Z1H नाम है, तो मैंने लिख दिया है H इंटरसेक्शन Z1G इज सबसेट ऑफ Z1H। तो ये होगा, इसको भी रख सकते हो आप लोग, फिर आगे बढ़ाएंगे। अब अगर मैं x को यहां ले रहा था तब की बात है, यहां पर आपका क्या है, यहां पर क्या है, Z1 है, Z1 को आप क्या बोल सकते हो, Z ही बोल सकते हो, है ना, Z1G ही आपका क्या है, यहां पर हमने जब एक्सप्लेन किया वो ZG का नाम देकर ही किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, x को अगर इस पर लेते हैं, किस पर, जो हम पहले बोल रहे थे H इंटरसेक्शन ZG, अब हमने क्या नाम दे दिया है उसको, Z2G। ये Z1 के रूप में बाद में एक्सप्लेन कर लिया गया है, ये भूलना नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ऐसा फिर से कुछ रिलेशन बनेगा जिसमें आएगा Z2, यहां पर भी Z2, ये अगर रिलेशन बन जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, एक मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करते हुए या फिर उस आर्गुमेंट का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाकर कुछ खास तरीके से, ये जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे बना पाऊंगा। तो मुझे तर्क देना है, मैं बोल रहा हूं x एलिमेंट है इसका, जब x इस सेट का एलिमेंट है, मतलब मैं फिर से क्या कर सकता हूं, मैं इस सेंटर पे एलिमेंट को देख पा रहा हूं x को, तो हम कोई भी y अगर एलिमेंट लेते हैं जो कि g से आएगा उसके साथ कॉम्यूट कर सकते हैं, हम लोग कॉम्यूट करने का हम काम कर सकते हैं, या फिर यहां से आएगा वो हर एलिमेंट जो है इसके साथ कॉम्यूट करेगा, या फिर h का हर एक एलिमेंट कॉम्यूट करेगा x के साथ। क्यों, क्योंकि सेंटर में एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक प्रकार का भाई H इंटरसेक्शन कोई सेंटर है, मतलब सेंटर में तो एलिमेंट ऑलरेडी है तो कॉम्यूट तो करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, x इनवर्स बिलोंग करेगा Z1G इंटरसेक्शन H पर। Z1G क्यों लिखे, क्योंकि हमने ZG पहले बता दिए थे, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो और ऐसे लिख सकते हो क्योंकि H के एलिमेंट जो है यहां पर भी होते हैं, H के साथ इंटरसेक्शन किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। फॉर y बिलोंग्स टू H, H इज सबसेट ऑफ G। अब इससे ये पता चला, ये जो मैं Z1 ही बोल रहा था, है ना, वो जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, फ्रॉम टू, ये जो हम बोले थे वहां पर, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो होगा, जब यहां ये कंटेन होता है, सबसेट है, तो वही तो हम बोलेंगे कि भाई यहां पर एलिमेंट है, मतलब इस पर एलिमेंट है, वही लिखे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है Z2H, हम नाम दे दिए उसको, नामकरण यहां कर लिया गया था, आप वैसे ही लिख सकते हो। जब यहां इंडेक्स 2 इस्तेमाल किया है तो इस ZH का हम क्या लिख लेंगे, Z2H लेंगे।
मान लो कोई विद्यार्थी भूल गया तो आप क्या करना भी इसी प्रकार से ये भी प्राप्त कर सकते हैं बोलना, और इस आर्गुमेंट को रिपीट करेंगे तो ये भी मिल सकता है बोलना। ये कब की स्थिति है, जब पेपर में पूरा बात लिख ना पाओ तब की बात है। ऐसा अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रिलेशन कैसे पता चला, एक्स एलिमेंट था यहां पर, ठीक है, इस सेट पर था एक्स एलिमेंट, है ना, एक्स एलिमेंट कहां पर था, इस सेट पर था एक्स एलिमेंट। अब एक्स एलिमेंट कहां पर आ गया, Z2H पर, तो ये वाला सबसेट हो जाएगा किसका, Z2H का। तो ये हमने लिख दिया है। तो मुझे ये बात पता चल रहा है कि जिस प्रकार से H इंटरसेक्शन Z1G सबसेट था किसका, Z1H का, उसी प्रकार से आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो रिलेशन मिल रहा था, मैं इंडेक्स यहां पर 1 लिखा था, 1 था, अब यहां पर मैं 2 लिख पा रहा हूं, तो 2 वाला जो है इंडेक्स मिल रहा है। तो क्या मैं इस आर्गुमेंट को रिपीट करता हूं, बात को दोहराता हूं, तो मुझे ये मिलने वाला है, H इंटरसेक्शन कोई भी सेंटर यहां लेंगे उसी इंडेक्स का यहां भी सब ग्रुप का सेंटर लिया जाएगा, और ये वाला सेंटर क्या होगा, सुपर सेट होगा। ये हमने लिख दिया है। H इंटरसेक्शन ZIG इज सबसेट ऑफ ZIH। I आप कुछ भी उठा सकते हो, ये पता चल गया। तो अगर मैं यहां पर फ्यूचर में m रखना चाहूं तो बिल्कुल रख सकता हूं, बिल्कुल आप यहां बोल सकते हो i का वैल्यू 1 2 3 m लिखना है करके। नाउ अपन H को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेट जो है अपने सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन करने से वही आता है, क्योंकि G के अंदर ही क्या था, H था, हमने बोला है बार बार, देखो ठीक है। तो उसके साथ इंटरसेक्शन करने से क्या आएगा, किसी भी सबसेट को अपने सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या आता है, सबसेट आता है। तो H इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन G। मैंने बीएससी में कई बार आप लोग को अच्छे से सेट थ्योरी इसलिए पढ़ने के लिए बोला था, एमएससी हमेशा काम आएगा बोला था, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट मैं G के जगह पर मेरा ये जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि G निलपोटेंट था इसलिए मैं ऐसा लिख पाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा उस G की जगह क्या लिख दूंगा, ZMG लिख दूंगा फ्रॉम 1। यहां पर हमने लिखा हुआ है छोटा सा। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। H इक्वल टू हम पूरा इसको लिखे हुए हैं, ये किसका सबसेट है भाई, इसका सबसेट होगा। अगर यहां m रख दूं तो ZMH इस सुपर सेट इस पूरे इंटरसेक्शन का, तो ये इंटरसेक्शन मिल रहा है। अगर I लिखूंगा तो यहां पर क्या रहेगा, I कौन सा रिलेशन, ये वाला 3 वाला है ना। आप बगल में बोल दो, यहां से कहां से लिया गया है इसको, फ्रॉम 3, यहां पर 3 लिख रहा था, क्या है, अच्छा ऊपर में लिख दिया इधर, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से इस चीज को कंपेयर किया गया, बड़ा सिंपल सा कहानी है, इसी को आपने लिखा हुआ है। आई के जगह हमने क्या लिख लिया है, m लिख दिया है, क्योंकि m तक जा सकते थे आप लोग। अच्छा, जब ये पूरा का पूरा इसका सबसेट है, ये पूरा पूरा वैल्यू H के बराबर होता है, तो H इसका सबसेट होगा, है ना। ये पूरा क्या है, H है, तो H सबसेट होगा इसका भी, क्योंकि ये पूरा सबसेट था इसका। तो H इज सबसेट ऑफ ZMH। और क्या कहने वाले हैं, इन पर्टिकुलर हम जानते हैं कोई भी ग्रुप जो होता है क्या होता है, सॉरी कोई सब ग्रुप क्या होता है, खुद ही ग्रुप होता है। वो लाइन लिखने के बजाय मैं जो है ये बात क्लास में जो है ऑफलाइन में लिखा था यहाँ पर कि भाई H क्या है, खुद सब ग्रुप है, मतलब ग्रुप है, और ग्रुप के लिए हमेशा क्या होता है, ग्रुप सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर जो सेंटर्स होते हैं वो सबसेट्स होते हैं। तो सारे सेंटर्स जो है सबसेट ही तो होंगे, चाहे Z1 होता, Z2 होगा, Z3 होता है, तो ये तो ऑब्वियस है। तो इन पर्टिकुलर ऐसे भी लाइन लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप या सब ग्रुप और सेंटर, ये सभी चीज जो है आप में देखने को मिलेगा। ये क्यों लिखा गया पता चला ना, क्योंकि ये खुद में एक ग्रुप है, तो इसके जितने भी सेंटर्स होगा वो क्या होगा, उसका सब ग्रुप्स होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। तो ये लाइन लिखा जाएगा। ये हमारे इस जो है थ्योरी से आया, और ये जो है हमारे इस सब्जेक्ट की थ्योरी से आया, जो कि क्या है, सब ग्रुप होने के लिए, सेंटर होने के लिए जो होता है, ये सब चीज अपने आप ये लिख पाओगे। तो इसको और इसको ध्यान से देखो, 4 और 5 को। 4 और 5 क्या कहता है भाई, कोई सुपर सेट सबसेट है एक दिन, है ना, ये सुपर सेट है, वही सबसेट बन गया है। जो सबसेट है वो क्या बन गया है, इधर सुपर सेट बन गया है। जब ऐसा होता है A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, तो हम क्या कहते हैं, A ही B के बराबर होगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको जरूर जानते हो। तो हमने बोल दिया जो सबसेट था वही सुपरसेट है, जो सुपरसेट है वही सबसेट है, ठीक है। इसलिए जो होगा दोनों आपस में बराबर। ZMH इक्वल टू H आ गया।
मतलब कोई ऐसा इंडेक्स हमारे पास है, कोई ऐसा इंटीजर हमारे पास है जिसके लिए सेंटर अगर हम बनाना चालू करें इन फ्यूचर क्या बनने वाला है बोलेंगे तो हमको फिर से वही एच मिलेगा। मतलब एच के लिए अपर सेंटर सीरीज जो है एग्जिस्ट करेगा। तो अपर सेंटर सीरीज जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा क्या कहलाता है? ग्रुप नीलपोटेंट कहलाता है। एच एक सब ग्रुप था जो कि नीलपोटेंट होगा। ये बात की पुष्टि हो गई और हम इसको जो है हैंस करके लिख देंगे। हैंस एवरी सब ग्रुप ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। ये प्रूव हो चुका है। ओके, अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट को देखिएगा। दूसरा पार्ट में क्या है बच्चों? दूसरा पार्ट के लिए हम थोड़ा बीच में वो भी इस्तेमाल करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को देखिएगा, समझिएगा। आसानी से इस थ्योरम को समझा जा सकता है, दूसरा पार्ट को समझा जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, फोटो खींच के रखेंगे, है ना? तब तक जो है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। अब यहां पर जो होमोमॉर्फिज्म लिया गया है, H एक अलग ग्रुप है बेटा, याद रखना। G क्या है? ग्रुप है। यहां पर सब ग्रुप नहीं है ये H, है ना? मिटाकर आपको समझाते हैं। आप जो है ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? इसको G और G डैश लिख सकते हो। दोनों ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप में ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, ग्रुप में हमेशा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है। अगर आप जो है ऑन टू नहीं कहेंगे तो कुछ एलिमेंट इधर छूट जाएंगे। ये G है, ये उसका सब ग्रुप नहीं है। H जो है कोई दूसरा ग्रुप है। इनके बीच में क्या है? मैपिंग है, जिसका नाम क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। पक्का यहां जितने एलिमेंट लेंगे उसका इमेज जो है उस प्रकार से बनाएंगे और सारे के सारे जो है ऑपरेशन ढक जाना चाहिए। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन याद होगा, जैसे कि यहां पर प्लस ऑपरेशन होता या फिर स्टार ऑपरेशन होता और यहां पर क्या होता है? डेल होता। तो आपको याद रखना है, यहां दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, एक्स या वाई ले लो या फिर ए या बी ले लो। तो एक्स लेंगे यहां पर सपोज और वाई लेंगे, तो x का इमेज क्या हो जाएगा? f ऑफ x होगा। y का इमेज क्या होगा? f ऑफ y होगा। यहां अंदर में ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? x स्टार y होगा। इसका जब हम इमेज बनाएंगे तो वो इमेज क्या बनेगा? फाई x स्टार y बनेगा, है कि नहीं? या f है तो मैपिंग का नाम f कह सकते हो। सॉरी, हमने यहां पर फाई लिख दिया है, हम फाई नहीं बोलेंगे, f बोलेंगे। ठीक है, समझाने के लिए। मेरे इस क्वेश्चन में फाई है तो फाई शुरू से बोला जा सकता है, तो फाई लिख दो, फाई एक्स। ये फाई एक्स मैं जो है बार बार मिटा मिटा कर लिखता रहता हूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपको बेहतर समझाने के लिए है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर क्या होता है बेटा? फाई ही लेते हैं, एक्स, फाई एक्स स्टार वाई, दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू दोनों के एलिमेंटों का ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है डेल्टा। ठीक है, फाई वाई। अच्छा, अगर मेरे ग्रुप में ये जो है क्या होता? डॉट होता, तो मुझे इसको भी क्या लिखना पड़ता? डॉट लिखना पड़ता। और हमने बोला भी था अक्सर हम डॉट ऑपरेशन लेते हैं करके, तो डॉट ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हो जाएगा क्या? फाई एक्स डॉट वाई और यहां पर भी डॉट। मतलब सेम सेम ऑपरेशन भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको आप बना सकते हो, फिलहाल टेंशन लेने का नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझो। ये एक सब ग्रुप नहीं है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है। क्यों होमोमॉर्फिक इमेज है कोई पूछेगा तो देखिएगा, जब हम ऑन टू होमोमॉर्फिक मैपिंग करेंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म करेंगे, तो जितना भी इमेज होगा, मतलब फाई जी इक्वल टू एच हो जाएगा, तब तो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। क्या मतलब? सारे होमोमॉर्फिज्म से ये इसको एच को ढक लेगा, तो ये क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिक इमेज। इस प्रकार से बनाएंगे तब जो है सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। इसलिए जब जब होमोमॉर्फिज्म होगा दो ग्रुपों के बीच में, आप उसको ऑन टू कह सकते हो। चलो, अब उसको तो आप बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। आप इस पर फोकस करना। क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट समझ आ चुका था, दोबारा दोहरा रहा हूं। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट, है ना? टू शो करके लिखना है, टू प्रूफ लिख सकते हो, टू प्रूफ एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। ये पूरा लाइन लिखना है आप लोग को। शुरुआत करते हैं। लेट फाई इज अ मैपिंग बिटवीन जी एंड एच, और ये कैसे मैपिंग है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म को डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कोई भी एक्स वाई एलिमेंट अगर जी का उठाता हूं और बाहर में क्या करता हूं? फाई लगाता हूं, दो एलिमेंट को लूंगा तो दो बार बढ़ जाएगा, चार एलिमेंट को ले लिया। क्यों? इसमें हम थोड़ा कॉम्यूट करने की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है नीलपोटेंट में कॉम्यूट करने वाले एलिमेंट सी जो है सेंटर पे जाते हैं, इसलिए जो है हम कॉम्यूटेटर्स के रूप में चीजों को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? x और y, फिर x का इनवर्स y का इनवर्स, पूरे पर फाई लगाऊंगा तो इसको एक पूरा मेंबर मान लेंगे, xy हो जाएगा। फाई
इसको पूरा एक मेंबर मान लेंगे, फाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स हो जाएगा। फिर फाई क्या आ जाएगा, एक्स, फाई क्या आएगा, वाई आएगा। फाई एक्स इनवर्स का इमेज, फाई वाई इनवर्स का इमेज। आप जानते हो इनवर्स का जो इमेज होता है इमेजों के इनवर्स के बराबर होता है। अगर यहां पर कोई एलिमेंट है एक्स इनवर्स का इमेज क्या बनेगा, फाई एक्स इनवर्स बनेगा, या फिर फाई इनवर्स क्या लिखेंगे, फाई इनवर्स एक्स लिखेंगे। वो कोई एक्स के ऑलरेडी जो इमेज बना था ना उसके इनवर्स के बराबर होगा, इसका इनवर्स के बराबर होगा, पूरे के इनवर्स के बराबर होगा। इनवर्स एलिमेंट का इमेज के इनवर्स के बराबर होता है, हमने बीएससी में पढ़ा था। अच्छा, अब ये भी कॉम्यूट कर रहे हैं। जब इमेज जो है कॉम्यूट कर रहे हैं, मतलब उसके लिए सेंटर जब मैं फ्यूचर बनाना चाहूंगा तो जेड एच के अंदर ये चीजें चली जाएंगी, बिलोंग करेगी। कौन, ये सारे मेंबर। इसका ये तथ्य निकलता है कि अगर मैं जी से एलिमेंट, अगर मैं सेंटर से एलिमेंट लूं जो कॉम्यूट कर रहे थे, देखो कॉम्यूट कर रहे थे, वो कॉम्यूट कर रहे थे का इमेज भी क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। इसलिए इधर वाला हमेशा सबसेट होगा, इधर वाला सुपरसेट होगा। तो मैंने जेड एच को सुपरसेट बोला और फाई जेड जी को सबसेट बोला। कारण और है, एक और वेन डायग्राम यहां पर बनाया जा सकता है। वेन डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं समझाने के लिए वेन डायग्राम इस्तेमाल करता हूं, ये तो होमोमॉर्फिज्म के था। हम जो है वेन डायग्राम दूसरा बार भी बना रहे हैं, समझने का प्रयास करना। ये मेरा जी था बच्चों, और ये वाला मेरा क्या है, एच है। यहीं पे अंदर में क्या रहा होगा, यहीं पे रहा होगा जेड जी, मतलब सेंटर। तो सेंटर जो है यहां पर मैप करेगा, मान के चलो जो भी मैप करेगा वो जो है यहां पर भी तो ऑलरेडी सेंटर बनता होगा क्या, क्योंकि डेफिनेशन हमारा ग्रुप थ्योरी का वही कहता है। इसके सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग, जेडएच बोलेंगे। तो जेडएच के अंदर ही चीजें क्या हो रही है, कॉम्यूट हो पा रही है। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी यहां पर इमेजेस बनेंगे वो इसके सबसेट के रूप में लिया जाएगा। बराबर भी हो सकते हैं, समझने का प्रयास करना। तो हम फिलहाल तो बोल रहे हैं कि फाई जेड जी सबसेट होगा एच क्या है, जेड एच का। ओके, अगर मैं पहली बार इसको क्या बोलता हूं, सारे एलिमेंट को पहले वाले सेंटर से ही देखा होता तो यहां पर Z1 बोलता, तो यहां पर क्या बोलता भी, पक्का Z1 जी रहा होगा, तब जाके किस पर आया है, Z1H पर आया है। तो मैंने ये लाइन लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक कहा है से है, अगर मैं x को Z2 पे ले लूं, अगर आप भूल गए ये सब चीज करना तो डायरेक्टली क्या लिख देना, अगर मैं Z2 पे लेता हूं तो फाई Z2G इज सबसेट ऑफ Z2H लिख देना। भूल गए तब की बात है, अगर नहीं भूले हो तो ये करना है, x बिलोंग्स टू Z2G, एक एलिमेंट है, उसका इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगा, फाई एक्स, क्योंकि फाई लगा दिया गया। सेट पर अगर आपने इमेज बनाया तो सारे एलिमेंट का इमेज बना होगा। इमेज किसका इमेज, सेट का इमेज, तो उसका एलिमेंट का तो इमेज बनेगा ना, इसका ये मतलब होता है। तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, फिर अगर कोई सेंटर पे होता है तो सेंटर के लिए कॉम्यूट कर सकता है वो, इसलिए हमने कॉम्यूट करने की बात कहा। फॉर एक्स को लिया तो एनी वाई, कोई भी जी का एलिमेंट वाई उठा लेगा तो ऐसा कॉम्यूट कर सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने फाई लगा देने, यहीं पर एंड करके है, इसके बाद ये लिखे हैं फाई लगा देंगे तो फाई में क्या आएगा, पूरे को बाहर फाई लग जाएगा, ये फाई लग जाएगा, लग गया। हमने ऊपर में बताया था कि जब फाई आता है, फाई होता है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और पूरे पे बाहर में क्या लग जाएगा, फाई एक्स, फाई वाई, और यहां पर फाई एक्स का इनवर्स, फाई वाई का इनवर्स। जब फिर से देखोगे इसको तो ये फिर जो है किसके अंदर जा रहा है, बोलेंगे सर जेडएच के अंदर, जेडएच के अंदर। तो ये जेडएच है। अब इस बार मैं क्या बोलने वाला हूं, ये जो जेड है इस दृष्टि से इसको Z2H बोल दिया जाए, है ना, Z2G के कारण से इसको Z2H बोले। तो मैं क्या रिलेशन देख पा रहा हूं, देखिएगा फाई एक्स इसका एलिमेंट था, अभी फाई एक्स किसका एलिमेंट है, पूरा इसका एलिमेंट है, ये पूरा फाई एक्स से बेटा। तो पूरा आप ये रिलेशन पाने वाले हो कि फाई टू जी इज सबसेट ऑफ Z2, सॉरी फाई Z2G, फाई Z2G इज सबसेट ऑफ Z2H, ये हमें पता चला। ठीक है, ओके। अब इसी आर्गुमेंट को अगर मैं रिपीट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां जो जो इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूं वही इंडेक्स हमें मिलता जाएगा। तो यहां जाएगा फाई Z1G इज सबसेट ऑफ ZIH। अब ये बात बहुत आसानी से किया जा सकता था और हमने बोल दिया कि भाई इस आर्गुमेंट को रिपीट कर रहे हैं, या फिर आप मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, I = 1 2 3 m उठा सकते हो। अगर मैं m रख दूं तो ये वाला बन जाएगा, ये काम का है, हमने यहां रख लिया है। सिंस H = क्या बच्चों, H = हमने क्या बोला था, H = आपको याद होगा मैंने जब शुरुआत किया था तो लिखा था ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू कब होता है जी,
जब इधर का सब एलिमेंट का इमेज बनाओ तो इधर आके मिल जाना चाहिए, मतलब डोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। तो ये था डोमेन इक्वल टू रेंज कहने का मतलब जो है, सॉरी गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। कोडोमेन कौन था, एज, और ये क्या है, रेंज, दोनों इक्वल होंगे, ये तो पहले ही कह दिया गया था। और आप जानते हो जी को क्या मानते हो जी, ये यहां पर हमने लिखा था, यहीं पे जो है जब शुरुआत किए थे थ्योरम का, वहां पे लिखे थे जी है हमारा निलपोटेंट, इसलिए किसी इंडेक्स के लिए जेड एम जी इक्वल टू जी होगा, हमने यहां बोला था, है ना, वो मिटा दिए हैं। तो आप लिखेंगे उसी को, ये सिंस में आ जाएगा, जी क्या होगा, जेड एम जी के बराबर होगा, क्योंकि आपका जी निलपोटेंट था। मतलब मैं इस जी की जगह जेड एम जी रखूंगा, जेड एम जी रखूंगा, हमने रख दिया। बात समझ आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब फ्रॉम 5, ध्यान से देखो, 5 को अगर मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं, ये पूरा का पूरा 5ZMG किसका सबसेट होता है, इसका सबसेट होता है। तो एक बार और लिख देंगे, यहां पे लिखना है तो लिख देना फ्रॉम 5, है ना, और इसको लिखना है तो 6 बोल सकते हो, एंड 6, चलो इसको 6 भी ले लेते हैं, वरना वहीं से भी लिखा जा सकता है। तो H इक्वल टू जो बोला 5, और यहां पर होगा ZMG, सबसेट है ZMG किसका, ZMH का, ZMH का। ये जो है हम लाइन लिख पाएंगे। मतलब क्या निकला भाई, जब ये सबसेट है तो H भी सबसेट होगा। डायरेक्टली आप H इज सबसेट ऑफ ये लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आपने फ्रॉम 5 and 6 बोल दिया है, या फिर एक लाइन लिखना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, ये आप लिख सकते हो। आई होप चीजों को आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर हम चीजों को और अच्छे से बताते हैं, क्या क्या लिखा हमने उसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने यहां पर यह पाया, दिस इंप्लाइज करके लिखना है आपको कि एज भी सबसेट है किसका भाई, एज भी सबसेट है ZMG का। अच्छा, आपको हमने बताया था कि ये खुद ही ग्रुप है करके, जब ग्रुप है तो एक लाइन लिख देना है, सिंस एज इज अ ग्रुप, एक ग्रुप है। अब ग्रुप है तो क्या होगा कि जितने भी उसके क्या होंगे, सेंटर्स होंगे, है ना, सिंस H is subgroup, sorry group, then every या each बोलना, सेंटर H है ना, H के सेंटर्स हैं, is normal subgroup of H। ठीक है, दैट इज मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से देखो, दैट इज मैं ये बोलना चाहता हूं ZIH इज सबसेट ऑफ H। ठीक है, I इक्वल टू फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 अप टू M। तो ZMH इज आल्सो सबसेट ऑफ क्या, H। इसको अपन क्या बोलेंगे, 6 था, ये 7 होगा, और ये जो है आपका 8 होगा। फ्रॉम 6 7 and 8 आपको क्या दिख रहा है, V ऑब्टेन क्या ऑब्टेन करेंगे भाई, हम ये ऑब्टेन कर रहे हैं कि हमारा जो H है, H वो किसके इक्वल हो रहा है, ZMH के इक्वल हो रहा है। तो H क्या हो गया फिर, वैसे में H इज निलपोटेंट हो गया। अब H का मतलब क्या था भाई, H था हमारा होमोमॉर्फिक इमेज, ये होमोमॉर्फिज्म था इसलिए H क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज। तो यहां पर बोलना होमोमॉर्फिक इमेज, है ना, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, होमोमॉर्फिक इमेज H है, होमोमॉर्फिक H ऑफ G इज निलपोटेंट। ये लाइन भी लिख सकते हो, निलपोटेंट। मतलब पूरा आप स्टेटमेंट को यहां दोहराओगे कि भाई जितने भी हमारा होमोमॉर्फिक इमेज होता, चाहे कोई भी H ले लेते, कोई भी नया सब ग्रुप नहीं, ग्रुप नया कोई ग्रुप लेते और उनके बीच में क्या करते, होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन लाते, चाहे यहां पर कोई और ग्रुप होता, कोई भी ग्रुप होता, ये सारे काम उसके लिए बन रहे होते। हमारा अभी क्या है, ग्रुप H है इस साइड,
जो कि होमोमॉर्फिक इमेज है। इसलिए हमने पाया कि वो जो H है वो निलपोटेंट निकला। तो हर बार जितना बार हम कोशिश करेंगे होमोमॉर्फिज्म बनाने का, G जो कि इधर निलपोटेंट था तो इधर वाले को निलपोटेंट बनाने के लिए वो रेडी रहेगा, क्योंकि इसका ही इमेज यहां बनता है। तो क्या पता चला, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत आईएमपी थ्योरम है। इसके बाद जो है हम दूसरा एक एग्जांपल कवर करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल होगा, और उस एग्जांपल को भी चर्चा करेंगे। दो चार और नए एग्जांपल भी हम चर्चा करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, थोड़ा मैंने लंबा लिखा हुआ है। जब हम यहाँ क्लास में बैठे थे तो थोड़ा शॉर्ट लिखे थे, बुक में बहुत ही शॉर्ट है। आप चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो सारे तर्क को मैंने लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में ही परफॉर्म कीजिएगा। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है एक पेज में तो मैंने सारे मीनिंग समझाने के लिए इतना लिखा है। वे सभी विद्यार्थी जो हमारे ऑफलाइन क्लास में बैठे थे उन सबको पता है ये बात, है ना, ये हमने इसको शॉर्ट में समझाया था, और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए हर एक मीनिंग को समझाते हुए हमने इसको लिखा हुआ है ना। अदरवाइज बहुत शॉर्ट में किया जा सकता है। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, और आईएमपी है, याद रखें। सो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर Pn, मतलब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, हमेशा एक फाइनाइट ग्रुप होता है। तो Pn मतलब प्राइम ग्रुप कहते हैं इसी को, प्राइम नंबर के पावर में कुछ भी रखते जाओ, है ना, तो वो सब प्राइम ग्रुप कहलाते हैं। वो निलपोटेंट होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट P ग्रुप इज निलपोटेंट, तो अपने आप फाइनाइट आता ही है, तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या देखते हैं वीडियो में, उनके क्वेश्चन पेपर को देख के पूछते हैं क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया करके, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। चलिए, अगर मैं ग्रुप को प्राइम ऑर्डर का मानूं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, P की पावर n, क्वेश्चन में था हमने उसको लिख दिया है, वेयर P प्राइम नंबर होगा। वी हैव टू शो दैट दिस ग्रुप इज निलपोटेंट ग्रुप। ओके, ठीक, ये लाइन तो अपने आप स्टेटमेंट का ही हिस्सा था, तो आप ये मत बोलना कि इसको लिखने की जरूरत नहीं था, आप कम लिखोगे तो भी चलेगा, शॉर्टकट। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, अगर मैं ऑर्डर को 1 लूं, मतलब ऑर्डर को 1 लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और ये ऐसे स्थिति में निलपोटेंट ही होगा, क्योंकि खुद ही के साथ खुद ही कम्यूट करता जाएगा, और जब कम्यूट कर लेगा तो क्या होगा, ट्रिवियल से उसका वो बनेगा, सेंटर बनेगा, है ना, क्या बनेगा, ट्रिवियल सेंटर बनेगा। ये आपने लिखा, बहुत ही सिंपल था, रिजल्ट ऑब्वियस है। एज्यूम दैट अभी हमारा ग्रुप जी जो है बिल्कुल भी किसके बराबर नहीं है, आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप जी को हमने जेड भी बोल दिया है, याद रखना यही जेड होगा। ओके, वी नो दैट, एक पीएससी में थ्योरम पढ़े थे, एवरी पी ग्रुप हैज अ नॉन ट्रिवियल सेंटर। नॉन ट्रिवियल सेंटर का मतलब क्या, उसका सेंटर कभी भी जो है, ये आप इतना ही नहीं लोगे, इसके अलावा भी होंगे, इसका ये मतलब है। नॉन ट्रिवियल सेंटर का मतलब इसके अलावा ये सेंटर जो है ये ट्रिवियल है, ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है, मतलब इसके अलावा और भी सेंटर्स होते हैं, इसका ये डेफिनेशन है। तो हमने वही चीजें लिखने का प्रयास किया, ये हुबहू स्टेटमेंट है, आप चाहें तो इसका जो है प्रूफ भी कर सकते हो, बीएससी में हमने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। एवरी फाइनाइट पी ग्रुप हैज अ नॉन ट्रिवियल सेंटर, देयरफॉर ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा ना, मतलब एक सेंटर और होगा इसके अलावा, ये मतलब आता है। तो हमने कहा कि मेरा ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का है, मैं इसका ऑर्डर को मैं क्या बोलूंगा, पीके बोलूंगा। अब पीके क्यों बोलेंगे, कोई पूछे तो क्या बताइएगा, आंसर क्या होगा। देखिए सर, ये जो ग्रुप है वो क्या है, प्राइम ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो क्या होगा, उसके सारे सब ग्रुप्स होंगे, वो हम प्राइम ऑर्डर का बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 100% ऐसा हम कहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि एक थ्योरम है, जो ग्रुप होता है उसके जो ऑर्डर होती है, उसके सब ग्रुप उसको डिवाइड करते हैं। ये लेंगराज थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, ये बात याद रखेंगे। जो भी सब ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप तभी कहलाएगा उसकी ऑर्डर क्या होगा, हमेशा डिवाइड करेगा उसके मेन ग्रुप के ऑर्डर को। ये बात एकदम सिंपल है, इसलिए इसको प्राइम नंबर होना पड़ेगा, आराम से ये बात समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द क्वेश्चन ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप को मैंने इस प्रकार से लिखा, बहुत शॉर्टकट करना, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो ये है, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो तो भी चलेगा, मैंने क्लास में बहुत शॉर्टकट लिखा था। तो जो है हम जानते हैं कि जो किसी क्वेश्चन ग्रुप की जो ऑर्डर होती है वो किसके इक्वल होता है, कोई पूछे तो बोलना कि ग्रुप की ऑर्डर अपॉन में उसके सब ग्रुप का ऑर्डर। ये है हमारा थ्योरम, उस थ्योरम को हमने लिखा हुआ है।
ये ऑर्डर को ऐसे मॉड के रूप में लिखोगे तो भी एक ही मतलब है, यहीं पे लिख देना है ना। मैं ज्यादा समझाने के लिए इतना लिखा हूं, आपको इतना नहीं लिखना है। छोटा क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वरना बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर बुक में जो है ना, बुक में क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट बनाया है, आपने बहुत लंबा बना दिया करके। तो मैंने समझाने के लिए ये सब चीज किया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होता है भाई? इसका ऑर्डर होता है पीएन, आपने भी बोल रखा है पीएन ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है? पीके होता है। तो आप ये प्राइम नंबर को डिवाइड करोगे, ये बड़ा है याद रखना, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप था, ये छोटा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो P और n माइनस के लिखोगे, सिंपल सी बात है। उसको R नाम देना है तो भी चलेगा, R नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। क्लास में थोड़ा सा अलग समझाया था मैं, और यही चीजें समझाया था, बताने का तरीका खास था। लेकिन ये हमने कहा ये जो है ये भी एक प्राइम ग्रुप है, इसका ये मतलब हुआ। मतलब ये फाइनाइट ग्रुप है, इसका ये मतलब हुआ है, क्योंकि हर प्राइम ग्रुप क्या होगा? फाइनाइट ग्रुप होगा। तो मैंने इस प्रकार से लिखा है कि ये जो ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। ऑर्डर क्या? पी आर। आर का वैल्यू क्या होता है? n माइनस के। n माइनस के हमेशा n से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां से एक और छोटा सा रिजल्ट निकालेंगे, ध्यान से देखना। आपने जो कहा कि ये जो मेरा ग्रुप है वो फाइनाइट ग्रुप है, तो हर फाइनाइट ग्रुप के पास क्या होता है? ये स्टेप नंबर 2 याद रखें, ये थ्योरम है, हुबहू कॉपी पेस्ट करना है कि इसके पास भी क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सेंटर होगा। मतलब इसका मैं सेंटर लिखूं, मतलब जेड सामने लिखूं, तो डज नॉट इक्वल टू ई होगा। ये बात एकदम समझ आया? अब फिर से बात समझिएगा। जब किसी क्वेश्चन ग्रुप का सेंटर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? यहां पर पूरे ग्रुप को हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो हम पूरा उसको जी से रेट करेंगे और बोलेंगे सेंटर ऑफ जी अपॉन में ये एक और उसका सब ग्रुप है जिसको Z1 नाम दे दिया। जो सब ग्रुप था, जो सेंटर था पहले किसी के लिए, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन बनाया तो उसको सब ग्रुप माना और ऊपर वाले को ग्रुप माना। तो मेन ग्रुप को, जो बड़ा ग्रुप था, उसको Z2 कह देंगे, Z2G, और अपॉन में क्या हो जाएगा? Z1G। मतलब ऊपर वाले का सेंटर अपॉन में नीचे वाले का सेंटर। इस रूप में भी होता है, हमने पिछले क्लासों में पढ़ा हुआ है बात। तो ऐसे लिख सकते हो। जब कोई चीज डज नॉट इक्वल टू ई होती है, मतलब इनमें आप ई नहीं निकाल रहे हो, ये बिल्कुल भी ई पैदा नहीं करेगा, ये तभी संभव होता है जब ये वाला सुपरसेट हो और इसके अंदर ये हो, ये इसके अंदर हो, कहने मतलब ये प्रॉपर सबसेट हो, इसका ये सबसे बड़ा सेट हो और इसी के अंदर से ये निकला हुआ है। तब कभी भी हम जब वो बनाते हैं फैक्टर ग्रुप डज नॉट इक्वल टू ई, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, तब ये लिख पाते हैं। यही बात है कि ये पक्का सुपर सेट होगा और ये सबसेट होगा। एक ग्रुप थ्योरी में अच्छे से इसको रट लिए रहो कि जी बाई अगर क्या आ रहा है, कोई सब ग्रुप एच आ रहा है और ये डज नॉट इक्वल टू है, तो आप बोलेंगे कि ये सब ग्रुप जो होगा प्रॉपर सब ग्रुप होगा। प्रॉपर सब ग्रुप का डेफिनेशन भी यही है। क्या लिखेंगे आप लोग? एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी करके। तो ये क्या हो जाएंगे कि Z1 जो होगा वो Z1 जी सब क्या होगा? सबसेट होगा या फिर प्रॉपर सबसेट होगा इसका। इस प्रकार से लिख दिया। अगर मैं इस आर्गुमेंट को और रिपीट करूं, आगे बढ़ाऊं, तो मैं ये लाइन पाऊंगा। ये क्लास में मैंने बहुत शॉर्टकट समझाया था, ठीक है। Z1 से बड़ा क्या? Z2 से बड़ा क्या हो जाएगा? Z3, ऐसे करते करते ऐसा सीरीज पाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा अब मैं Z3 कुछ बोलने वाला हूं, उसको कवर करूंगा, उसको आगे समझूंगा। तो मुझे अंततः ऐसे एक सीरीज मिलने की संभावना है। ये अपर सेंटर सीरीज है, मतलब हम और फैक्टर ग्रुप करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, ये चीजें हम पाते जाएंगे। तो आपको वो सब लिखना नहीं है, ये शॉर्टकट में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ आ रहा होगा कि भाई आपने जब ये सब चीज कहा, अपर सेंटर कहा, एक बात याद रखना है कि इस प्रोसेस को क्या आप इनफाइनाइट टाइम तक वो कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक आगे बढ़ाना मतलब इसकी पावर क्या करने पड़ेंगे हम लोग को? ये जो पीके जो बनाएंगे, P1 P2 ऐसे बोल सकते हो, या फिर R1 R2 ऐसे बोल सकते हो, जो भी आर्डर रहे होंगे। मैंने क्लास में R1 R2 ऐसे अलग अलग बनाने का प्रयास किया था। इसी को देख के बस समझने का प्रयास करना, R1 R2 बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कि भाई जब यहां पर जो ग्रुप बनेंगे या फिर क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे, उनकी जो है या फिर सेंटर जो भी बनेंगे, या पीके ही बनेगा कोई, यहां पर जैसे सेंटर सोचा, क्या इसको इनफाइनाइट की ओर लेके जाओगे तो ये पावर को कहीं ना कहीं आप जो है पूरा मिला के ये जो वैल्यू है पीके का वैल्यू इनफाइनाइट बोलना पड़ेगा।
तो ये तो संभव ही नहीं है ना कि जी फाइनाइट था तो इसको उसके सबसेट को इनफाइनाइटली कैसे ऐसे प्रोसीड कर सकते हो आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही लिखा है सिंस जी इज फाइनाइट दिस प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू इनफिनिटली, है ना, या फिर प्रोसेस हमेशा फाइनाइट ही होगा। देयरफॉर फॉर सम इंटीजर m मैं क्या पाऊंगा कि जो मेरा ये ZIG है वो ZMG के बराबर होगा। इस पे आप बात करें या फिर इसके बात करें, एक ही मतलब है। इसकी जो ऑर्डर होती है क्या होती है भाई, ये जो ऑर्डर होती है वह ऑर्डर होगी PN कह सकते हो, क्योंकि ये अंत का है, सबसे बड़ा है, क्योंकि आप ग्रुप G बोलो, ये जो है किसके बराबर होगा, अंत में ग्रुप G के बराबर होगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, ये लास्ट है। ठीक है, मतलब आपने जब इन दोनों को बराबर कहा है, मतलब आप PR इक्वल टू क्या बोलने वाले हो, PM बोलने वाले हो, R इक्वल टू M बोलने वाले हो। ठीक है, R इक्वल टू क्या बोलने वाले हो, M बोलने वाले हो, तभी तो ये लिख पाओगे। मतलब अंत में यहां से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ग्रुप क्या है, फाइनाइट है। मतलब R का वैल्यू कभी भी आप इस M से बड़ा नहीं कर सकते, या आपने N बोला है तो N से बड़ा नहीं कर सकते। बात समझ आया कि नहीं? तो अगर ऐसा है तो ये जो पूरा क्या होगा भाई, ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा ये पूरा, इसकी जो ऑर्डर लिखेंगे तो यही हो जाएगा। तो पूरा लिख ही देते हैं PR, ये दोनों बराबर हो जाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये बराबर हो गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि N ही क्या है, R के बराबर हो गया, इसका ये मतलब होगा। और ये जो हमने लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये है आपका किसका ऑर्डर, ग्रुप G का ऑर्डर। ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, लिखना नहीं है, समझा रहा हूं। तो ये G है, मतलब ये जो है किसके बराबर होगा, G के बराबर हो जाएगा। तो G क्या है फिर वैसे में, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट का यही डेफिनेशन होता है, तो हमने यहाँ पर नीलपोटेंट लिख दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यही बात आप एक्सप्लेन कर दिए कि भाई जब किसी ग्रुप के लिए ऐसा मिल सकता है, मतलब एक दिन रुक जाएगा। और ये ऑब्वियस है, ये बात अच्छे से याद रखना कि अब एक रिजल्ट के रूप में भी आपको उपयोग करना है कि कोई भी ग्रुप जो होगा, जो कि प्राइम ग्रुप होगा, है ना, वो प्राइम ग्रुप हमेशा क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप प्राइम नहीं है तो हो सकता है कि नीलपोटेंसी की जांच करना पड़े। फिलहाल आपने देख लिया कि कोई ग्रुप प्राइम ही है, तब आप आराम से क्या कह देंगे कि नीलपोटेंट है। ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, या फिर फोटो खींच लो। अब हम क्या करेंगे आगे, ये हम समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल अपन छोटा छोटा ले सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। एक ग्रुप लिखा है, अब इस ग्रुप की ऑर्डर क्या है, सपोज दैट हमने जो है लिख दिया है 128। क्या लिख दिया, 128। तो आपको पूछ रहा है कि ये ग्रुप, इसमें से कौन सा जो है नीलपोटेंट है पूछ रहा है। दूसरा ग्रुप लिखा है और इसकी ऑर्डर जो लिखा है वो लिखा है 18। तीसरा जो ग्रुप लिखा है ऑर्डर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीलपोटेंट, ऐसे भी बोल सकता है। एक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर क्या है, हमने लिख दिया है 8। एक और ग्रुप है जिसकी ऑर्डर हम लिख देते हैं क्या, आप 27 लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है प्राइम ग्रुप है। क्यों प्राइम ग्रुप है, कोई पूछे तो आप जानते हो 28 को क्या लिख सकते हो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और ये जो है 64 दूनी 128। मतलब आप क्या देख पा रहे हो, ये 2 की पावर 7 है। ठीक है कि नहीं? तो ये प्राइम ग्रुप है, क्योंकि ये P प्राइम नंबर 2 है और यहाँ पर N कुछ भी है ना, तो PN के रूप में है कि नहीं। बात समझ आया? ये नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर के पावर ग्रुप में नहीं लिखने वाले हो। ये जो 18 होता है, 18 को अपन क्या लिखते हैं, 2 into 2, क्या लिखना चाहिए, 3 into ये लिखना चाहिए, ये। तो देखो ये दो अलग अलग प्राइम नंबर होता है तो प्राइम ग्रुप नहीं होता। प्राइम ग्रुप में एक प्राइम नंबर होगा, उसका पावर होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये होगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। 2 की पावर क्या है, कोई पूछे तो 3 है। ये है, बोलेंगे यस सर। 3 into 3 मतलब 3 की पावर क्या है, 3 है। प्राइम नंबर है, उसकी पावर है। तो वो सभी ग्रुप जिसमें क्या होते हैं, प्राइम ऑर्डर के होते हैं और फाइनाइट ग्रुप होता है, वो हमेशा नीलपोटेंट होता है। ये रिजल्ट के तौर पर याद करना है, इनको प्रूफ नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन नीलपोटेंट नहीं है, और प्राइम ग्रुप हो तो पहचान जाना है फट से कि नीलपोटेंट होगा। अगर कोई ग्रुप प्राइम नहीं है तो नीलपोटेंट नहीं होगा। ओके, ठीक। अब हमारे पास जो तीसरा एग्जांपल है, समझिएगा। तीसरा एग्जांपल क्या लिखा है, एक ग्रुप है, ग्रुप जो कि सॉल्युबल है ना, लेकिन क्या नहीं है भाई, वो नीलपोटेंट नहीं है।
तो इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल तरीके से हम देने वाले हैं, वह है S3। S3 जो है, क्योंकि एग्जांपल पूछ रहा है, S3 ऐसा ग्रुप है जो कि बिल्कुल भी निलपोटेंट नहीं बनाएगा, हम प्रूफ भी करने वाले हैं। कोई ग्रुप को खुद को क्या होने के लिए खुद को सेंटर बनाना जरूरी है अंत में, क्योंकि हम लिखते क्या है भाई, हम लिखते हैं ZMG इक्वल टू G लिखते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए करके। तो S3 कभी भी जो है ना खुद के सेंटर की ओर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखते हैं S3, इसमें क्या क्या होता है, I12 के बाद हम क्या लिखेंगे, 23 13 और 123 और 132, ये सब जानते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं बनाएगा, निलपोटेंट नहीं बनाएगा, उसकी जानकारी इस हिस्से में देने वाले हैं। क्यों नहीं है अभी हम बताएंगे। इसको सॉल्व करना है तो यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट एक सिमेट्रिक ग्रुप की बात चल रही है, जो कि ऑर्डर उसका क्या होगा, या फिर डिग्री किसकी होगी, n ग्रेटर देन 3 होगा, n ग्रेटर देन 3 होगा। जैसे कि S2 लूंगा तो वो होगा सिमेट्रिक ग्रुप, और वो सिमेट्रिक ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप जो होगा वह सिमेट्रिक ग्रुप निलपोटेंट होगा। जैसे कि S2 में क्या होगा, केवल 2 मेंबर होगा, क्योंकि किसी ग्रुप पर कितने मेंबर होंगे, सिमेट्रिक ग्रुप होगा तो बोलना है फैक्टोरियल 2 मेंबर होगा। तो अगर आप S2 लेंगे तो S2 पे कितने एलिमेंट होंगे, 2 फैक्टोरियल होगा। 2 फैक्टोरियल में क्या होगा, आइडेंटिटी परमुटेशन होगा, मतलब 1 का 1 से 2 का 2 से, इसको I कहते हैं। फिर 1 का 2 2 का 1, ये है क्या 1 2, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो आप देखो 2 ही तो एलिमेंट है, इन दोनों को ऑपरेशन से यहीं पे चीजें मिलती रहेंगी, मतलब कॉम्पिटिटिव हो सकता है। अपर सेंटर सीरीज में ये उसका छोटा भाई है, ये होगा, इस प्रकार से एक सीरीज बन सकता है। और ये G, ये जो है पूरा दिख रहा है कि ये G ही है, यही ग्रुप है, यही उसका सेंटर है, इसलिए ये जो निलपोटेंट होगा। मैंने बोला कि अब S3 पर विचार करते हैं, तो S3 में क्या है, I12 13 23 123 132। अब ये निलपोटेंट नहीं है, क्यों, कोई पूछे तो देखना, क्योंकि मैं एक सीरीज नहीं बना पाऊंगा। पहला शर्त यही है, कोई भी ग्रुप में अगर उसका एलिमेंट जो है कॉम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा सेंटर बनाने में दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला S3 निलपोटेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, फॉर एवरी नहीं है, कुछ कुछ बना सकता है, तो फॉर सम ए बी लेता हूं और A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बराबर नहीं आ रहे हैं, है ना। फॉर आल के लिए बोल सकते हो, सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है बोलेंगे, तो ऐसे बोलना चाहिए। फॉर सम के लिए क्या बोलेंगे, फॉर आल ए बी ऐसा नहीं है मेरे पास, इक्वल नहीं है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, तो ये सर डज नॉट इक्वल टू में दिक्कत आ रहा है, फॉर सम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ के लिए होता है कुछ के लिए नहीं होता है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए था, मतलब सेंटर नहीं बना पाएंगे। अब हम समझाते हैं कि ए को आप कुछ ले लो, ए को ले लो 1 2, ए को ले लो 1 2, और बी को ले लो क्या आप 2 3। अब 2 3 का क्या मतलब होता है, कोई पूछेगा तो सर ए का यहां मतलब है 1 का 2 का और 3 का जो इमेज बनाएंगे, इसका ये मतलब है 3 छूटा हुआ है, 1 का 2 इमेज होगा और 2 का 1 इमेज होगा, 3 का 3 इमेज होगा, इसको 1 2 कहते हैं। बी के बारे में कोई पूछे तो क्या कहना है, 1 का 1 इमेज होगा सर 1 का 1 और 2 का 3 होगा, ये 2 का 3 साइकिल बनाना रहता है, और 3 का 2 होगा, तो ये जो है दूसरा परमुटेशन है। अगर मैं a इंटू बी निकालूं बच्चों, मतलब 1 2 2 3 1 3, ये ऑपरेशन करूंगा इसका साथ, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखना, ठीक है। ये जब ऑपरेशन करेंगे a b जो आएगा वह आने वाला है 1 2 3 1 2 3। कारण बताएं 1 2 3 क्यों आएगा, यहां पर रफ में समझाते हैं आपको। जब आपको कभी इसको सॉल्व करो पूछे तो कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखना। ये मैं मिटा देता हूं, पहले बी वाले को लिखना है 1, पूरा लाइन को लिख देना है 1 2 3 1 2 3। अब 1 का इमेज आप बनाए हो, 2 का इमेज बनाए हो, सबको लिखो यहां पर। 1 का 1 के साथ है ऐसा, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, ठीक है। ये बात आपको आगे बढ़ के यहां पर देखना है। फिर 1 का इमेज यहां पर कितना है, 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज क्या है 1, 3 का इमेज क्या है 3, ठीक है। अच्छा, ये बन गया, ये किधर बी से लिया गया था, इस प्रकार से ये ए से। तो आप जानते हो फॉग और गॉफ जब बनाते हैं, जब आपको मैपिंग करना होता है तो पीछे से हम हमेशा, जब सीधा मैपिंग होता है मेन मैपिंग, तो हम उसको गॉफ लिखते हैं, मतलब बी का वैल्यू पहले देखा जाएगा, फिर इमेज ग्रुप में ए पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको चेक करेंगे।
तो क्या लिखेंगे 1 2 3 ऊपर वाला लिखना है, अब यहां पूरा है उसको उतार देना है 2 3 1। अब देखो क्या मिला फिर आपको ए बी का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 का इमेज 2, ये पूरा उतारना रहता है यहाँ पर, है ना। ये पूरा इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, ये बीच वाला आपको इमेज को आगे क्या किया है, आगे बढ़ाने के लिए ट्रांजिट किया है, ठीक है। तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, साइकिल बन रहा है, ये बन गया। अगर मैं ये चाहूं बच्चों कि b इंटू ए लिखना है करके, तो b इंटू ए का क्या मीनिंग होगा 1 2 3, b को पहले लिखना है, b में क्या आएगा 1 3 2 और a का क्या आएगा वैल्यू 1 2 2 1 3 3। अब देखो इनको ऑपरेशन करके देखो, तो इनको ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, मैं बोलता हूं 1 3 2 आएगा, 1 3 2 आएगा। चेक करते हैं 1 3 2 कैसे आएगा करके, मैं रफ में समझाता हूं। इसको पहले लिखना है, पीछे वाले को हमेशा पहले लिखना है 1 2 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पर चेक करना है कि 2 का इमेज कितना है 3, 1 का इमेज कितना है 1 और 3 का इमेज कितना है 2। तो आपको क्या करना है 1 2 3, हर बार ऊपर में 1 2 3 ही लिखा जाता है, उसके नीचे में ये सब उतार दो 3 1 2। तो आप देखो साइकिल कैसे बनेगा, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज फिर से 1, देखो ये साइकिल बन रहा है। तो आप देख सकते हो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि यहां इस ग्रुप में दो अलग अलग मेंबर के रूप में है। तो आप देख पा रहे हो कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आप क्या कहेंगे फिर ऐसे में कि भाई इस ग्रुप में खुद ही अंत में हम जब फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप में इसको रोकना था और फ्यूचर में क्या बोलना था कि जेडएम ऐसा मिले कि कुछ ऐसे स्थिति में वो जी के बराबर हो जाए। तो तुम्हारा स्थिर जी है वो स्थिर जी की कभी भी सेंटर नहीं बना रहा है, वो सेंटर अंत में बना ही नहीं पा रहा है, मतलब खुद ही सेंटर होना चाहिए, इसका मतलब है मतलब कॉम्यूटेटिव करना चाहिए। बात हम ये कह रहे हैं, कॉम्यूट जब कर लेता है वही क्या कहलाता है, निलपोटेंट कहलाता है। याद रखना अगर कोई ग्रुप आबेलियन है और फाइनाइट ग्रुप है तो याद रखना कोई भी आबेलियन ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा तो हमेशा क्या होगा, निलपोटेंट होगा। क्यों? क्योंकि खुद ग्रुप अपने सारे मेंबर के साथ कॉम्यूट कर लेता है, इसलिए आपको बिना टेंशन का कोई आबेली ग्रुप होगा उसको आप क्या कह सकते हो, निलपोटेंट कह सकते हो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, जो कि पेज नंबर जहां पे लिखा होगा चेक कर लेना, वहीं पर आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। बात समझ आ गया कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 2 भी कवर हो गया। फिर इस प्रकार से हमने ये शो करके दिखाया कि एस एन निलपोटेंट नहीं होगा, एन का वैल्यू अगर 3 या 3 से बड़ा हो, मतलब वो सभी साइमेट्रिक ग्रुप जिसकी ऑर्डर की बात करें और ऑर्डर क्या होगा, ये फैक्टोरियल एन ग्रुप में लें और एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लें तो हमेशा क्या होगा, वो निलपोटेंट नहीं होगा, सॉरी निलपोटेंट नहीं बना पाएगा। ओके, तो ये बात समझ आया होगा आप लोग को। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, याद रखिएगा, पहले आपको रिंग को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, रिंग थ्योरी का बेस मजबूत करेंगे। और हमारा यूनिट नंबर 2 है एक्सटेंशन फील्ड। तो एक्सटेंशन फील्ड के लिए हमें फील्ड को समझना पड़ेगा। फील्ड से पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिंग क्या है। रिंग को जब समझ लेंगे तो फील्ड को आसानी से समझ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को चुटकी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है आपको समझ आया होगा। अच्छे से आप पढ़िएगा। धन्यवाद।